Hello everyone, I am Annu and welcome back. We create jar folder. So guys, जो अब तक हम देख चुके हैं वो हमारा टॉपिक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तक कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी ने वो लास्ट वाली 5 क्लासेस नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोसीजर ऑफ ऑडिटिंग। अब देखो, कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर होते हैं कि कोई भी काम करना था, इन प्रोसीजर से होकर हमें क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरह तब एक ऑडिटर ऑडिट करने के लिए फॉर्म में आएगा तो उसके लिए भी कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर होते हैं। सोच के देखो, कोई भी ऑडिटर आया ऑडिट के लिए किसी भी कंपनी में, तो उसका सबसे पहला काम क्या होगा, अंडरस्टैंड करना किसके बारे में, उस एंटिटी के बारे में, उस कंपनी के बारे में, ये एंटिटी है किस तरह की। तभी तो वो आगे अपना नेक्स्ट जो फर्दर स्टेप है वो क्या कर पाएगा, कैरी आउट कर पाएगा ना। तब तक उसको नॉलेज ही नहीं होगी उस एंटिटी के बारे में, उस कंपनी के बारे में, तो वो अपनी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है एक ऑडिटर का, तब भी किसी एंटिटी के अंदर ऑडिट करने जाएगा तो अंडरस्टैंड करना उस कंपनी के बारे में, उस एंटिटी के बारे में। फिर क्या करना, अंडरस्टैंड करना उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में कि इस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए। ये अंडरस्टैंड करने के बाद फिर वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कंपनी के अंदर कितना रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, किसी भी ऑडिटर का रिस्क को क्या करना, असेस करना। और वो कैसे पता लगेगा किसी भी ऑडिटर को, उस कंपनी के बारे में, उस एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंड करके, उसके बारे में जानकर, उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में समझकर, और उस कंपनी के अंदर उसका रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट को देखकर ही वो क्या कर पाएगा, रिस्क असेसमेंट कर पाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हुआ, किसी भी ऑडिटर का कोई भी ऑडिट करने जाएगा फर्म के अंदर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या आ जाएगा, उसने एक ओवरव्यू ले लिया एंटिटी के बारे में, अंडरस्टैंड कर लिया एंटिटी के बारे में, फिर वो आगे जाकर अपनी एक्टिविटी जो फील्ड वर्क है उसका, जो एक्चुअल वर्क है, कंपनी के अंदर जाएगा और अपना फील्ड वर्क क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। याद रखना, जो आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है ना, वो कभी भी फील्ड वर्क के अंदर इंक्लूड नहीं होता। वो एक जो ऑडिटर होता है वो अपने ऑफिस के अंदर जो उसका वर्क प्लेस होता है वहां बैठ के कंपनी के बारे में अंडरस्टैंड करता है, उसके बारे में एक ओवरव्यू लेता है कि कंपनी किस तरह की, कंपनी किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करती है, क्या अकाउंटिंग सिस्टम इस कंपनी का, मतलब कि ओवरऑल ओवरव्यू लेगा उस कंपनी का और ये देखेगा उसके बेस पे कि कंपनी के अंदर कैसा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ पे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो मान लो कोई ऑडिटर को अपॉइंट किया गया किसी कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए। अब जो ऑडिटर का सबसे पहला स्टेप होगा कंपनी में ऑडिट करने से पहले, मान लो वो गए कंपनी के अंदर ऑडिट करने से पहले, ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर उसको क्या किया गया, अपॉइंट किया था, क्या करने के लिए, ऑडिट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अब जो ऑडिटर है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ से ऑडिटर का क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, तब तक वो एक्चुअल में फील्ड वर्क करने उस कंपनी के अंदर नहीं चला जाता। जैसे ही वो फील्ड वर्क करने जाएगा, यहाँ से उसका क्या स्टार्ट हो जाएगा, फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मतलब कि रैप में क्या होगा, कंपनी में जाने से पहले कंपनी के बारे में क्या करेगा ऑडिटर, अंडरस्टैंड करेगा, कंपनी का एक ओवरव्यू लेगा, कंपनी कैसी है, वो एंटिटी किस तरह से क्या कर रही है, एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, किस तरह से उसकी कितनी ब्रांचेज है, उसका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, कौन कौन से वो अकाउंट मेंटेन करती है, ठीक है ना। हर एक चीज के बारे में क्या लेगा, ओवरव्यू लेगा। फिर क्या करने जाएगा ऑडिटर, उस कंपनी के अंदर उसका ऑडिट करने जाएगा। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो रैप मेरा कहाँ से चलता है, तब वो ऑडिट करना उसके पास आता है कि वो ऑडिट करना स्टार्ट से लेके वो एक्चुअल में ऑडिट परफॉर्म करता है, उसके बाद तक मेरा जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है वो चलता है। और फैप तो वो एक्चुअल में उस कंपनी के अंदर चला जाता है, क्या करने के लिए, ऑडिट परफॉर्म करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक। बात क्लियर हुई यहाँ पे ये चीज, ठीक है ना। रैप और फैप में अब मीनिंग डिफरेंस क्लियर हुआ कि क्या डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, रैप, और सेकंड क्या होगा, फैप की फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। बात क्लियर है यहाँ पे। अब बात आती है कि जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है उसको फर्दर दो पार्ट में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। देखो, अब कोई ऑडिटर क्या करने गया, किसी भी कंपनी के अंदर ऑडिट करने गया, तो वो उसका कंप्लायंस प्रोसीजर क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, कंपनीज को कंप्लायंस प्रोसीजर को। कंप्लायंस प्रोसीजर के अंदर क्या आ जाएगा, उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, इसको चेक करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, चेक करेगा किसको,
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, किसके अंदर, कंप्लायंस प्रोसीजर के अंदर। देखो रिस्क असेसमेंट के अंदर हमने क्या किया था, अंडरस्टैंड किया था कि किस तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उस कंपनी का, ठीक है ना। एक ओवरव्यू लिया था कि किस तरह से किस तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए इस कंपनी का, और कंप्लायंस में कि जिस तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए उस कंपनी का, क्या वो उसी तरह का है, ठीक है ना। इसके अंदर ऑडिटर ने अपने कुछ सेट और प्रोसीजर सेट किए थे कि इस तरह के क्या होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए, इस तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। फिर जो सेट ऑफ प्रोसीजर सेट किए थे उसको मैच करेगा जो एक्चुअल में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उस कंपनी का, किसके अंदर, कंप्लायंस प्रोसीजर के अंदर। तो वो क्या करेगा, चेक करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को और ये देखेगा अगर वो उससे मैच करता है तो इसका मतलब क्या, कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेटर है, जिससे उसको रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है आगे ऑडिट करने के लिए। बात क्लियर यहाँ पे। अब एफएप का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर क्या आएगा, तो वो एक्चुअल में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या जो एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसकी, कंपनी की, वो किस तरह की है, मतलब कि उनको चेक करना किसके अंदर आ जाएगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। यहाँ पर इस स्टेप के अंदर ऑडिटर एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने लग जाएगा, किसकी, कंपनी की। बात क्लियर हुई। इसके भी फर्दर दो पार्ट डिवाइड कर रखे हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर क्या, वो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। और सेकंड क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या करेगा, एनालाइज करेगा किसको, जो कंपनी की फाइनेंशियल रेशियो है ना, उनको क्या करेगा, एनालाइज करेगा और उसके बेस पे देखेगा कि कंपनी किस तरह से क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी की जो इस साल की करंट रेशियो है वो पिछले साल की करंट रेशियो से कितना मैच कर रही है। मान लो ज्यादा डिफरेंस है दोनों के अंदर, दोनों रेशियो के अंदर क्या है, ज्यादा डिफरेंस है, इस साल की करंट रेशियो थी जो और लास्ट ईयर की जो करंट रेशियो थी, तो इस केस में ऑडिटर है जो वो गोइंग कंसर्न कर सकता है उस कंपनी की। गोइंग कंसर्न मतलब कि लास्ट तक के रिकॉर्ड को चेक कर सकता है, लेकिन सिर्फ कब करेगा, तब उसको यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर में ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या कर रखी है, गड़बड़ कर रखी है अकाउंट के अंदर। और वो कब पता लगेगा, तब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी, जो फाइनेंशियल रेशियो कंपनी की, उनके अंदर गैप है इस साल की रेशियो के अंदर और लास्ट ईयर की रेशियो के अंदर, ठीक है ना। तभी वो क्या करेगा, गोइंग कंसर्न करेगा उस कंपनी की। अब बात थी किसकी, टेस्ट ऑफ डिटेल की। टेस्ट ऑफ डिटेल में हमने क्या पढ़ा, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। अब तो वो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करेगा, उसके लिए क्या करेगा, एक ऑडिटर क्या करता है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करने के लिए एविडेंस कलेक्ट करेगा। अब देखो हर एक डाटा को तो चेक नहीं कर सकता ऑडिटर, तो यहाँ पे क्या करता है, सैम्पलिंग करता है किसकी, डाटा की, मतलब जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है, जो इतना भी डाटा अवेलेबल है कंपनी के अंदर, उसमें क्या करता है, कुछ डाटा की सैम्पलिंग करेगा, क्या करने के लिए, डॉक्यूमेंट का वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करने के लिए। अब जो सैम्पलिंग किस तरह से करेगा वो आपका किसके अंदर दे रखा है, ऑडिटिंग का जो स्टैंडर्ड 530 है उसके अंदर गिवन है, क्या कि किस तरह से जो एक ऑडिटर है वो सैम्पलिंग करेगा किसकी, डाटा की, क्या करने के लिए, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करने के लिए। इस बात को याद रखना। और जो हमने पढ़ा एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसके अंदर क्या करता है, एनालिसिस करता है कि फाइनेंशियल रेशियो की। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या लिख लो, फॉर एग्जांपल जैसे कि करंट रेशियो, ठीक है ना। अगर उसको लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है करंट रेशियो के अंदर, इस साल की करंट रेशियो जो लास्ट ईयर के करंट रेशियो से कुछ ज्यादा ही हाई है, ठीक है ना, ज्यादा ही कम, कुछ ज्यादा ही डिफरेंस है, तो उस केस में ऑडिटर क्या कर सकता है, गोइंग कंसर्न चेक कर सकता है उस कंपनी की। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या, लास्ट ईयर के डाटा को भी चेक कर सकता है, पीछे के सालों के डाटा को भी क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। इस केस में जो इसके लिए जो स्टैंडर्ड गिवन है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, वो कौन सा गिवन बच्चों, 570, ठीक है ना। उसके लिए जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपका गिवन है, कौन सा स्टैंडर्ड गिवन है, 570 स्टैंडर्ड क्या है, गिवन है। यहाँ पे ये बात क्लियर हुई। अब इनको देखते हैं हर स्टेप बाय स्टेप, हर एक को डिटेल में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। तो अब क्या गिवन है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर, कि जो ऑडिटर होगा वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा किसको, कंपनी को, क्या करने के लिए, अपना प्लान बनाने के लिए। क्योंकि ऑडिटर, हमने फंक्शन में भी पढ़ा था, कोई भी ऑडिटर आता है उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करने के बाद क्या बनाएगा, अपना प्लान बनाएगा। तो इसलिए जो ऑडिटर आएगा अपना प्लान बनाने के लिए क्या करेगा, पहले तो कंपनी को अंडरस्टैंड करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, किस तरह से कंपनी क्या करती है, वर्क करती है, कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करती है, ठीक है ना। कंपनी के इन्वायरमेंट को समझेगा, उसके इंटरनल कंट्रोल का क्या लेगा, रिव्यू लेगा। इन सब का रिव्यू लेने के बाद क्या बनाएगा, वो अपना प्लान बनाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, अपने प्लान को अच्छे से बनाने के लिए कि वो
अच्छा रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, किसको, अपने क्लाइंट को। उसके लिए क्या करता है, वो अंडरस्टैंड करता है कंपनी को, उसके इन्वायरमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या था, फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर। सेकंड स्टेप क्या है मेरा, फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर, सॉरी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इसके अंदर क्या, सबसे पहला क्या आएगा, कंप्लायंस प्रोसीजर, जो मेरा क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल को क्या करना, चेक करना, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर जो भी हमने प्रोसीजर, जो भी हमने सेट किया था किसके अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर, कि इस तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए कंपनी का, जो हमने वहां पे प्रोसीजर सेट किए थे उनको क्या करता है, मैच करता है जो एक्चुअल में जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसका। अगर वो मैच कर जाता है तो इसका मतलब क्या, कि कंपनी इफेक्टिवली, जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो क्या है, इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। तो कंप्लायंस प्रोसीजर के अंदर क्या करता है ऑडिटर, ये इंश्योर करता है कि जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो इफेक्टिवली है या फिर नहीं है, उसको डाटा को कलेक्ट करने के लिए, कि उसको वहां से रीजनेबल एश्योरेंस मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता, वो रिलाई कर सकता है उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर या फिर नहीं कर सकता। और ये चीज हमने कल की क्लास में भी डिस्कस की थी। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 ऑडिटर को एक रिव्यू, एक ओपिनियन भी देना पड़ता है किसके अंदर, अपने रिपोर्ट के अंदर, कि जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो किस तरह का है, वो इफेक्टिवली है या फिर नहीं है, ठीक है ना। फिर जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप है वो क्या है मेरा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जिसमें एक ऑडिटर एक्चुअल में क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करता है, यूज करता है, ठीक है ना। अब तक तो हमने सिर्फ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा ही नहीं, अभी तक तो हम कंपनी के बारे में अंडरस्टैंड करें, कंपनी किस तरह से परफॉर्म करे, कौन कौन से अकाउंट को मेंटेन करके रखे, फिर हमने उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझा। अब एक्चुअल में सेकंड स्टेप के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर क्या करता है, वो एविडेंस कलेक्ट करता है किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की वो कंप्लीट है, नहीं है, एक्यूरेट है या फिर नहीं है, वो वैलिड है, उसके अंदर डाटा जो गिवन है या फिर वो डाटा वैलिड नहीं है। इससे रिलेटेड क्या करेगा, वो एविडेंस को कलेक्ट करेगा। बात क्लियर हुई। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के भी हमने फर्दर दो पार्ट पढ़े थे, कौन कौन सा, एक तो टेस्ट ऑफ डिटेल, ठीक है, सेकंड कौन सा, एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या था, टेस्ट ऑफ डिटेल में था कि कंपनी के बारे में क्या करना, क्या करना, वाउचिंग करना, और सेकंड क्या था, वेरिफिकेशन करना। वाउचिंग में हम क्या करते हैं, वाउचिंग में हम जो कंपनी का P&L है, जितने भी आइटम है उसके अंदर उनको चेक करते हैं कि जो P&L के अंदर जो आइटम गिवन है वो सही से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है P&L के अंदर या फिर नहीं कर रखी। वेरिफिकेशन के अंदर क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट के अंदर जो डाटा गिवन है वो एक्यूरेट है या नहीं है, हम क्या करते हैं, हर एक अकाउंट को चेक करते हैं, ठीक है ना। चेक करते हैं वन बाय वन ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग बैलेंस और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कि जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिनको डिस्क्लोज करना जरूरी था वो ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रखी या फिर नहीं कर रखी। ये सारे स्टेप हम किसके अंदर करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल में हमने क्या पढ़ा, एनालिसिस करना किसका, जो की फाइनेंशियल रेशियो है किसकी, कंपनी की, क्या करना इसके अंदर, एनालिसिस करना किसकी, की फाइनेंशियल रेशियो ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट रेशियो है उनको क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना, और ये देखना कितना फ्लक्चुएट हो रहा है उस रेशियो के अंदर। अगर जो फ्लक्चुएशन है वो ज्यादा है तो उस केस में ऑडिटर क्या कर सकता है, उस कंपनी का गोइंग कंसर्न भी चेक कर सकता है। गोइंग कंसर्न मतलब कि जो लास्ट ईयर का जो डाटा है उसको भी चेक कर सकता है। और ये सारा कहाँ गया आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 570 के अंदर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरा प्रोसीजर था वो कंप्लीट हुआ। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर करा, अब ये इसका क्या पर्पज है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर क्या है मेरा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने चेक किया उसका क्या पर्पज है, मैंने जो ऑडिटर आया उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों चेक किया। सबसे पहली बात, एग्जिस्टेंस देखने के लिए कि जो बुक ऑफ अकाउंट के अंदर जो एसेट्स एंड जो लाइबिलिटी शो कर रखी है ऑडिटर ने, क्या एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं करती। तो सबसे पहला पर्पज क्या होगा, एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए। अब ये चेक करना कि जो एसेट है उस एग्जिस्ट तो करती है, क्या उसका राइट कंपनी के पास है या फिर नहीं है। जो लाइबिलिटी शो कर रखी है क्या उसकी ओब्लिगेशन कंपनी के ऊपर एक्चुअल में है या फिर कंपनी ने ऐसे ही शो कर रखा है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रखी जो लाइबिलिटी की ओब्लिगेशन है कंपनी के ऊपर उसके बारे में। तो सेकंड स्टेप में क्या आएगा, राइट एंड ओब्लिगेशन को चेक करना कंपनी के अंदर उस चीज की
है या नहीं, मतलब कि जो एसेट है उसका राइट है या नहीं है, और जो लायबिलिटी है उसकी ऑब्लिगेशन कंपनी के अंदर है या फिर नहीं है। थर्ड क्या आएगा, अकरेंस। अकरेंस के अंदर क्या, कि जो ट्रांजैक्शन और जो इवेंट हुए हैं क्या वो उस रेलेवेंट पीरियड से रिलेटेड है भी या फिर नहीं है, उसकी अकरेंस को चेक करना, क्या वो इवेंट उसी ईयर हुए हैं, ठीक है ना, इस चीज को चेक करना आपका किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, अकरेंस के अंदर आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा वो क्या आएगा, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब कि जो रिकॉर्डेड है जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी, क्या वो कंप्लीट रिकॉर्ड है, कोई ऐसी एसेट या कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं जो कंपनी ने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी, जिसके बारे में कंपनी ने कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन कर ही नहीं रखा, ठीक है ना, वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका कंप्लीटनेस के अंदर आ जाएगा। फिर बात आती है वैल्यूएशन की। देखो वेरिफिकेशन के साथ साथ क्या होता है, आपका वैल्यूएशन होता है। तब आप बैलेंस शीट के अंदर वेरिफिकेशन करते हो आइटम का, तो उसी साथ आप क्या करते हो, वैल्यूएशन करते हो। ये देखते हो कि उनकी जो एक्चुअल वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रखी बैलेंस शीट के अंदर, क्या वो एक्चुअल में वैल्यू उतनी ही है या फिर उस वैल्यू के अंदर कोई मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं कर रखा कंपनी ने, ठीक है ना, वो किसमें आ जाएगा, आपका वैल्यूएशन के अंदर। अगर यहाँ पर ऑडिटर को लगता है कि इसको किसी जो वैल्यूएशन ऑफिसर है उसको अपॉइंट करने की जरूरत है, किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे वो सेकंड पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है उसकी एक्चुअल वैल्यू को क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। फिर बात आती है किसकी, मेजरमेंट की। अब देखो जो रिवेन्यू और जितने भी एक्सपेंस है क्या वो उसी पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है ना, जितने भी हमने पी एंड एल के अंदर जितने भी एक्सपेंस शो किए और जितने भी रिवेन्यू शो किए, क्या वो इनकम और क्या वो एक्सपेंस सेम ईयर से रिलेटेड है, कोई ऐसा तो नहीं, कोई ऐसा एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है हमने इस ईयर में शो कर दिया, ठीक है ना, कोई ऐसी इनकम है जो हमने पहले ही हमें मिल चुके रिसीव हो चुके हैं वो हमने इस ईयर शो कर दी, लेकिन वो इनकम इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है ना, कोई ऐसी प्रीपेड इनकम तो नहीं। तो ये चेक करना किसके अंदर आ जाएगा, आपका मेजरमेंट के अंदर आ जाएगा। जो लास्ट स्टेप वो क्या है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर क्या, कि जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट थी, जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रेजेंट कर रखी है, डिस्क्लोज कर रखी है, क्या वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या फिर नहीं है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग जो स्टैट्यूटरी एक्ट के अंदर गिवन है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने शो कर रखी है या फिर नहीं कर रखी, ये किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, लास्ट स्टेप के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर। तो देखो यहाँ पर हमारा जो ऑडिटिंग का प्रोसीजर था वो कंप्लीट हुआ। एक बार हम छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ओवरऑल कि हमने क्या पढ़ा इसके अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ऑडिट का प्रोसीजर, ठीक है ना, इसके ऊपर ही आपका पूरा चैप्टर क्या डिपेंड है। देखो हमने ओवरऑल क्या डिस्कस किया ऑडिट के प्रोसीजर के अंदर। अगर मैं प्रोसीजर की बात करूँ तो हमने क्या डिस्कस किया इसके अंदर। सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसको दो पार्ट में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला स्टेप होता है कोई भी ऑडिटर ऑडिट करने किसी भी कंपनी के अंदर जाएगा तो सबसे पहला स्टेप उसके लिए क्या होता है बच्चों, रैप, रिस्क को क्या करना, असेसमेंट करना। इसके अंदर ऑडिटर क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, कंपनी के बारे में अंडरस्टैंड करता है कि कंपनी कैसी है, अंडरस्टैंड, इसके बारे में अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड अबाउट एंटिटी के बारे में क्या करना, अंडरस्टैंड करना। फिर क्या करेगा, एंटिटी का एक ओवरव्यू लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख ली कि एंटिटी का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके बारे में देखने के बाद क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा किसका, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को। ये देखेगा कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए। इस कंपनी के एंटिटी को अंडरस्टैंड करने के बाद उसका इसके अकॉर्डिंग इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इस तरह का होना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करता है कि किस तरह का उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। जो थर्ड स्टेप आएगा वो क्या आएगा, अंडरस्टैंड करेगा किसके बारे में, कंपनी के अंदर जितने भी क्या है रिस्क है, किसका, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का कितना रिस्क प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। ये आपको किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, रैप के अंदर। फिर हमने क्या पढ़ा, फैप, बल्कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ा हमने, रैप, फर्दर ऑडिट प्रोसेस। इसको भी हमने क्या कर रखा, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेगा, कौन कौन सा, सब्सटेंटिव, कंप्लायंस, ठीक है ना। अब देखो कंप्लायंस के अंदर क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि कंप्लायंस के अंदर क्या आएगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करना, जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको क्या करना, चेक करना। वो आपका किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, कंप्लायंस के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। और सब्सटेंटिव के अंदर क्या आएगा, तब हम एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करता है ऑडिटर, यूज करता है। वो आपका किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कंप्लायंस में हमने क्या देखा कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जो हमने देखा था कि इस तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, उससे एक्चुअल में उसके जैसा है या फिर नहीं है, ठीक है ना, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है कंपनी का, वो चेक करना किसके अंदर आ जाएगा,
कंप्लायंस के अंदर। सब्सटेंटिव के अंदर क्या आ जाएगा? वेरिफिकेशन करना और क्या करना? वैल्यूएशन करना किसका? बुक ऑफ अकाउंट, सॉरी वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन या आपका किसके अंदर आ जाएगा बच्चों? सब्सटेंटिव के अंदर। और सेकंड पार्ट इसका क्या रहेगा? एनालिटिकल प्रोसेस। सेकंड स्टेप में क्या आएगा? एनालिटिकल प्रोसेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं किसको? की फाइनेंशियल रेशो को, कंपनी की। और वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का तो आपको पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम को तब एक ऑडिटर चेक करेगा तो क्या कहलाएगा? वो वाउचिंग कहलाएगा। तब वो क्या करेगा? बैलेंस शीट के आइटम को चेक करेगा तो क्या कहलाएगा? वो आपका वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन के साथ एक टर्म और ऐड कर लो, क्या? वैल्यूएशन। क्योंकि साथ साथ क्या करते हैं उनका? वैल्यूएशन भी करते हैं। किसको? जो आइटम बैलेंस शीट के अंदर क्या है? गिवन है। तो आपका ये एक प्रोसीजर था किसका? ऑडिट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।